गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो 14th नवंबर आज डेट हो चुकी है एंड हमें डिस्कस करने आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। प्लीज नोट कौन कौन से टॉपिक हम और आप डिस्कस कर रहे हैं। सो मार्केट में लिथियम आयन बैटरी का अल्टरनेटिव यहाँ पे आया है, दैट इज VRF बैटरी। इसके बारे में हम जानेंगे। स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में भारत नेट स्कीम को हम डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को हम डिस्कस करेंगे। क्रेडिट गारंटी कवरेज स्कीम को हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली गोल्ड स्मगलिंग को टारगेट करने के लिए DRI ने एक अनदर ऑपरेशन यहाँ पे चलाया, उसके बारे में जानेंगे। एंड एक बीच ने अपना ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन स्टेटस को रीन्यू करा है, इस कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। कोवलम बीच को हम डिस्कस करेंगे। नेशनल वाटर अवार्ड्स अभी रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, कौन है विनर उसके बारे में हम जानेंगे। एंड पेंगुइन यहाँ पे न्यूज में रहा अपने स्टेटस के कारण, इसके बारे में हम जानेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते। एंड सबसे पहले हम लास्ट डे का रिवीजन यहाँ पे करेंगे। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था हु वॉन द 2025 बुकर प्राइज। बुकर प्राइज 2025 को किसने जीता है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डेविड शेले ने इसे जीता है। एंड ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी किस स्टेट में यह है लोकेटेड है? तमिलनाडु में यह लोकेटेड है। What is the rank of India in the Climate Risk Index 2026? और हमें यहाँ पे 9 रैंक दी जमन वॉच ने। And which city is the host of National Indoor Athletic Championship 2026? And that city is the capital of Odisha, Bhubaneswar. The next one, which country has been elected to the International Coordinating Council of UNESCO's MEB program for 25 to 29? So ये जो country है जो select हुई है यूनेस्को के MEB प्रोग्राम को लीड करने के लिए, एंड दैट इज ओमान। एंड सम्राट राणा वन विच मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड दैट इज गोल्ड मेडल इन्होंने इंडिया को दिलाया है। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द इंटीग्रेटिव मैटर चेकलिस्ट इन 2025? और इसे यहाँ पे लॉन्च करा है GRI ने। कहाँ पर? COP30 में ब्राजील में ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के द्वारा एक चेकलिस्ट का कंसेप्ट यहाँ पर आया, सो दैट कंट्रीज अपने गोल्स को चेकलिस्ट करके टारगेट कर सके। एंड विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ COP32 क्लाइमेट समिट 2027? एंड दैट इज इथियोपिया, इसे होस्ट करता नजर आएगा। एंड रिसेंटली हैनिमर्डू इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज इनोग्रेटेड इन विच कंट्री? सो इसका जो इनोग्रेशन है वो मालदीव्स में हमें देखने को मिला। एंड लेक तुर्काना किस कंट्री का यह पार्ट है? केन्या में लोकेटेड है। ईस्टर्न रिफ्ट वैली का यह पार्ट है यहाँ पे। राइट, सो कल का डेटा आपको याद आ चुका है, आज का डेटा कलेक्ट करना हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चंस, ये सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। डिफरेंट लैंग्वेज में इट इज अवेलेबल। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लैगशिप इनिशिएटिव? The first question here, what is the name of the flagship initiative approved by the Union Cabinet to strengthen India's export competitiveness? So यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम को अप्रूवल दिया था सो दैट इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसे प्रमोट किया जा सके, इंटरनेशनल मार्केट में उसे स्ट्रेंथन किया जा सके, और उस टाइम पर जो हमारे ऊपर टेरिफ लग रहे थे बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे निकाला जा सके। एंड दैट्स वाई उस टाइम पर यूनियन कैबिनेट ने लॉन्च करा, यस यू आर राइट, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग 2025-26 बजट में इसे PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अप्रूवल यहाँ पर दिया गया। सो यूनियन बजट 25-26 का यह पार्ट है। द सेकेंड थिंग, इसका जो टोटल बजट है वो 25,060 करोड़ है। एंड द थर्ड थिंग, काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज यहाँ पर आती है और इस स्कीम के लिए कोलैब करती है। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज का कोलैब प्रोजेक्ट बन चुका है? यह तीनों मिनिस्ट्रीज का नाम ध्यान रखना है। द फर्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और यू कैन से पीयूष गोयल जी यहाँ पर आते हैं। देन निर्मला सीतारमन जी वाली मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड द लास्ट वन जितेंद्र राम मांझी, द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ठीक है, नाम बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर के मैंने आपको बताया। सो इन तीनों मिनिस्ट्रीज का ज्वाइंट कोलैब प्रोजेक्ट है, और कौन इसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में लगा है उस बॉडी का नाम आप ध्यान रखेंगे, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। सो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स लीड कर रहा है द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपको क्लियर है। लास्ट 4th पॉइंट को और हम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन से। सो बेसिकली EPM को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो है फाइनेंशियल सपोर्ट और एक है नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है।
सो इस मिशन के पास 2 सब स्कीम है, याद है आपको। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की 2 सब स्कीम्स का नाम बता दीजिए। द फर्स्ट वन निर्यात प्रोत्साहन, सो निर्यात प्रोत्साहन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का फाइनेंशियल पे स्कीम है, और इसके लिए जो बजट है 10,000 प्लस करोड़ है। सो फाइनेंशियली जो सब स्कीम है इसका वो निर्यात प्रोत्साहन है, जबकि जिसमें नॉन फाइनेंशियल एड यहाँ पर दी जाएगी, एंड दैट इज निर्यात दिशा, जिसका जो बजट आया है 14,500 प्लस करोड़ का। ठीक है, इस प्रकार इन दोनों सब स्कीम के साथ यूनियन मिनिस्ट्रीज ने इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर अप्रूवल दिया, सो दैट इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसे बूस्ट किया जा सके, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, इन सब को और अच्छे लेवल पर यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। जो भी हमारे ऊपर टैरिफ लग रहे उसका सॉल्यूशन है इंडिया का एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़े, दैट्स ऑल। इसके अलावा इसी स्कीम का पार्ट है द क्रेडिट गारंटी स्कीम, कुछ रिलेटेड है, हम आगे वाले क्वेश्चन में उसे डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैंने अलग से ये क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जो हाल ही फिलहाल में अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट के द्वारा। सो अप्रूवल वर्ड को हमने की पॉइंट यहाँ पर बनाया है, एंड द क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट नेटवर्क स्कीम इन अक्टूबर 2025। सो बी मान स्कीम को हम देख रहे हैं, किसने इसका अप्रूवल दिया है, उड़ीसा ने इसका अप्रूवल दिया है। Which state government approved an amendment in the Uniform Civil Code to ease marriage registration for citizens of Nepal, Bhutan and Tibet, और इसे अप्रूवल दिया है उत्तराखंड ने, यूसीसी। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर आया है, प्लीज नोट, जिसका अप्रूवल उत्तराखंड में जनवरी में 2025 में दिया गया था। द थिंग इज यहाँ पर इसे इंट्रोड्यूस तो 2024 में किया गया, 2025 में इसे ऑफिशियली अप्लाई कर दिया गया, और इलेक्शन के टाइम पर 2022 में इसके लिए जो मैसेज है वो यहाँ पे दिया गया था ड्यूरिंग द पोल टाइम। सो 2022 मैंने लास्ट आपको बताया था 22, सो ये यहाँ पर ध्यान रखना। ऑफिशियली 25 में यहाँ पर यूसीसी को उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट किया गया। The next question, what is the name of the scheme for which the अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन approved SPF recently, और इसके लिए जो स्कीम है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, किसने इसका जो अप्रूवल दिया है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने। इसके अलावा what is the name of the program recently approved by the high level committee headed by the union home minister to tackle urban flooding, और इसके लिए लॉन्च करा है अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, फेज 2 पर हम आ चुके हैं। एंड विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द ड्राफ्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल, और इसे यहाँ पर केरला ने अप्रूव करा है, और इसमें सेंटर का कोई रोल देखने को नहीं मिला था। विच कंट्री अप्रूव द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन टू प्रोटेक्ट कोआलास फ्रॉम क्लैमिडिया इन सितंबर 2025। सो कोआलास को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वैक्सीन का अप्रूवल यहाँ पर एक कंट्री ने दिया था, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। एंड रिसेंटली approved 15,000 crore incentive scheme for critical minerals is a part of which mission? So ये पार्ट है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का 1500 करोड़ के बजट के साथ, राइट। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो एक बीच को हम डिस्कस कर रहे, बीच का नाम है कोवलम बीच, and recently it received the blue flag certification for 25-26 is located in which state? So कोवलम बीच को recently blue flag certification दिया गया, किस स्टेट के द्वारा दिया गया, and that state is तमिलनाडु। So basically इन लोगों ने अपना जो स्टेटस है उसे रीन्यू किया है, एंड यहाँ पर पहले हम जानते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। द थिंग इज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता कौन है, सो इट इज़ अवॉर्डेड बाय FEE डेनमार्क, और एनुअली यह रीन्यू यहाँ पर होता है। सम 33 स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर जो बीचेस है उन्हें सस्टेनेबल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, सो दैट वाटर क्वालिटी, क्लीननेस, इन सबको यहाँ पे मेंटेन किया जा सके। ओवरऑल कोवलम जो तमिलनाडु में लोकेटेड है, फर्स्ट टाइम इसे जो सर्टिफिकेट 2021 में दिया गया था, एंड यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को हर साल रीन्यू करना होता है, एंड इन 33 स्टैंडर्ड्स को हमेशा चेक करते हुए ये जो रीन्यूअल प्रोसेस है यहाँ पर किया जाता है, एंड दैट्स वाई कोवलम बीच ने अपना सर्टिफिकेशन जो स्टेटस है उसे रीन्यू करा, और ये आ गया यहाँ पर करंट अफेयर में। सो बीचेस का सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना, कोस्टल मैनेजमेंट, और उसके लिए प्रोग्राम है इंटरनेशनल लेवल पर द ब्लू फ्लैग प्रोग्राम,
ब्लू फ्लैग प्रोग्राम के बारे में हम जान लेते हैं, इसे कब लॉन्च किया गया था। सो इनिशियली यूरोपियन बीचेस तक यह लिमिटेड था। 1985 में फ्रांस ने द ब्लू फ्लैग प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव है वो यहाँ पर रखा। आगे जाकर ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लोबल प्रोग्राम में, और ग्लोबल प्रोग्राम में कौन से साल में यह कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ 2001 में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वर्ल्ड के लिए ओपन हो जाता है। एंड कितने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? 33 स्टैंडर्ड्स को 1 ईयर के लिए वैलिड यह रहता है। द थिंग इज, इंडिया में ब्लू फ्लैग प्रोग्राम के तहत जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आया वो इंडिया के किस बीच को पहली बार दिया गया था? सो इंडिया का फर्स्ट बीच वो है लोकेटेड है उड़ीसा में। नाम एक बार मैं आपको बता दी, दैट इज चंद्रभागा। सो चंद्रभागा का नाम ध्यान रखना है। क्या है यह? इंडिया का पहला बीच जिसे मिला है द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। कहाँ से? FEE डेनमार्क से। ठीक है, इसके अलावा इंडिया के काफ़ी सारे बीचेस है यहाँ पर जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। जस्ट लाइक एक दो मैं बता देती, गुजरात बता देती। गुजरात में है शिवराजपुर बीच, और इसे यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है यह दिया जा चुका है अभी। एंड प्लीज नोट, यहाँ पे अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के 5 बीचेस को यह जो सर्टिफिकेट है यह दिया गया। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, बिकॉज हमने पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस करा है। महाराष्ट्र के उन 5 बीचेस का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जिन्हें रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के तहत ब्लू सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर यह। ठीक है, दैट्स ऑल। इसके अलावा इंडिया का खुद का एक प्रोग्राम है यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए, जिसका नाम है बीम। सो बीम के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज, और इसे इंडिया ने कब लॉन्च किया? 2018 में लॉन्च करा था। एंड किसके तहत? हमारे पास एक प्रोग्राम है ICZM प्रोग्राम, द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। कोस्टल डेवलपमेंट के लिए बीम्स है इंडिया के पास, 2018 में ये है आया। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर कुछ बीचेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख लेते हैं अगर डेटा में अवेलेबल है तो। सो हमारे पास क्वेश्चन ये आ चुका है, 5 बीचेस इन महाराष्ट्र हैव रिसीव्ड द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड देता है? डेनमार्क का FEE, द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। नाउ आपको उन 5 बीचेस का नाम यहाँ पर बताना है, सभी को कमेंट बॉक्स में। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, which state secured the first position in the best state category for the 6th National Water Awards for 2024? So National Water Awards यहाँ पर दिए गए, 6th एडिशन यहाँ पे रहा इन अवार्ड्स का, एंड डिफरेंट कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। जस्ट लाइक बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बेस्ट विलेज ऑफ इंडिया, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, बेस्ट अर्बन एरिया ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। बेस्ट इंस्टीट्यूट जो अभी रिसेंटली IIT जो है गांधीनगर गुजरात को मिला है, एंड डिफरेंट कैटेगरीज में हम यहाँ पर देख रहे हैं बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, और यह दिया गया है महाराष्ट्र को। ठीक है, सो महाराष्ट्र को फर्स्ट रैंक यहाँ पे दी गई बेस्ट स्टेट कैटेगरी में 6th एडिशन ऑफ नेशनल वाटर अवार्ड, जिसे रिसेंटली जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल ने यहाँ पे अनाउंस किया। 2nd एंड 3rd रैंकर यहाँ पर कौन रहे? सो प्लीज नोट, गुजरात इज द 2nd रैंकर एंड 3rd वन इज हरियाणा। राइट, ओवरऑल यहाँ पर 46 विनर्स और टोटल 10 कैटेगरीज में इन अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। सो नेशनल वाटर अवार्ड्स इन्हें स्टार्ट किया जाता 2018 से। कौन इसे देख रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, ये दोनों मिलकर नेशनल वाटर अवार्ड्स का जो प्रमोशन है, अवेयरनेस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, इन सब पर काम कर रहे हैं, और इसी के लिए इस अवार्ड कैटेगरी को इन लोगों ने यहाँ पे बनाया। दैट्स ऑल। एंड इसी के साथ जो यहाँ पर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए गए, जोन वाइज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट किया गया है। इंडिया के पास काफ़ी सारे जोन है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन। सो इन सब कैटेगरीज में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो अवार्ड है वो दिया गया। जस्ट लाइक ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव है, उसे दिया गया। सो राजनांदगांव केवल एक गांव मैं आपको बता रही हूँ, राजनांदगांव कहाँ पर है? ये है छत्तीसगढ़ में है। फर्स्ट रैंक इसे दिया गया है ईस्ट जोन
के लिए, ठीक है। वेस्ट जोन में मध्य प्रदेश का गांव है जिसका नाम है खारगोन। सो खारगोन ये डिस्ट्रिक्ट है द बेस्ट, लेकिन वेस्ट जोन में, जो कि महाराष्ट्र से है। सो ईस्ट और वेस्ट हमने डिस्कस करे। ईस्ट में राजनांदगांव फ्रॉम छत्तीसगढ़ और वेस्ट में खारगोन फ्रॉम मध्य प्रदेश। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट 3 मेगावाट और वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम इंस्टॉल। सो यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज का जो अल्टरनेटिव आया है उसके बारे में हम देख रहे हैं। एनटीपीसी ने रिसेंटली इस सिस्टम के लिए जो इनोग्रेशन है वो किया एंड दैट्स वाई क्वेश्चन यहाँ पे बनकर आ गया। कहाँ पर इनोग्रेशन हुआ? ग्रेटर नोएडा में इंडिया का पहला 3 मेगावाट आर वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम, इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे किया गया एंड इनोग्रेशन बाय द श्री मनोहर लाल खट्टर जी। एंड VRFB सिस्टम कैपेसिटी 3 मेगावाट आर है। लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी, एनर्जी को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकता है। ग्रिड के साथ फ्रेंडली रेजिलियंस। ओवरऑल लिथियम आयन बैटरीज का अल्टरनेटिव है यह बैटरी सिस्टम एलिमेंट्स के तौर पर, ठीक है। सो एनटीपीसी के द्वारा यह जो है नेत्र सेंटर ग्रेटर नोएडा में ओपन किया गया। सो एनटीपीसी नेत्र सेंटर, और ये यहाँ पर ऑफर कर रहा है द वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम। इतना ही जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। आगे मूव करेंगे द नेक्स्ट वन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम। सो भारत नेट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है अमेंडेड भारत नाट्य स्कीम को? एंड दैट इज पंजाब। सो पंजाब ने जो मैंडेड है, संशोधित है भारत नाट्य स्कीम, इसे लॉन्च करा एंड नवंबर 2025 तक पंजाब का गोल कि इस स्कीम के तहत हर एक विलेज में जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर पंजाब के हर एक विलेज के पास होगी अंडर दी भारत नेट स्कीम। सो भारत नेट स्कीम का गोल ही क्या है? ऑल जो ग्राम पंचायत है, हाउस होल्ड है, इंस्टीट्यूशन है, इन सबको कनेक्ट करना है इंटरनेट के द्वारा सो दैट डिजिटल इंडिया का जो प्रमोशन है यहाँ पे किया जा सके। ओवरऑल भारत नेट स्कीम, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, याद है? इंडिया ने इसे कब लॉन्च किया था? भारत नेट ओवरऑल इंडिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए 2011 में इसे यहाँ पे लाया गया था। भारत नेट का जो मैनेजमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो कौन कर रहा है? एंड दैट इज BBNL। कौन है ये? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, इसका जो मैनेजमेंट है यहाँ पर कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते। एंड दैट इज हम्बोल्ट पेंगुइन दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एंडेमिक टू विच रीजन? एंडेमिक है किसी रीजन में द पेंगुइन जिसका नाम है हम्बोल्ट और द रीजन इज पैसिफिक कोस्ट ऑफ चिले एंड पेरू। प्लीज़ नोट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं यहाँ पर यह है और पैसिफिक कोस्ट के साथ अलाइन करता है द चिली एंड पेरू। एंड यहाँ पर चिलियन साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है अबाउट रिस्क टू हम्बोल्ट पेंगुइन और IUCN का जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है पर्टिकुलर पेंगुइन के स्पीशीज के लिए। ओवरऑल इनका नाम हम्बोल्ट करंट के नाम पे रखा गया जो चिली और पेरू के जो पैसिफिक कोस्ट है वहाँ पर रहते हैं। सो ध्यान रख लेना किस रीजन के नेटिव है ये चिली एंड पेरू और इनका IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल इट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2025। सो COP30 में सारे उन पॉइंट्स का डिस्कशन चल रहा है जो क्लाइमेट के लिए नेगेटिव है और ये जो रिपोर्ट है उसी से रिलेटेड है, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट। सो किसने इसे रिलीज करा है रिसेंटली? इसका जो आंसर दैट इज UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इस वॉच को 2025 एज अ रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कहाँ पर पब्लिश करा, इसे रिलीज कहाँ पे किया इन लोगों ने? COP30 इन बेलम ब्राज़ील। सो यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो ग्लोबल कूलिंग डिमांड है वो 2050 तक ट्रिपल होने वाली है। कूलिंग डिमांड किस प्रकार से? AC, रेफ्रिजरेटर्स, इन सब का इंस्टॉलेशन कंटिन्यू किया जाएगा, पॉपुलेशन ऑब्वियसली इंक्रीज देखने को मिलेगी। सो 2050 तक यहाँ पर जो कूलिंग इफेक्ट है इन सारे सिस्टम के यूज़ के कारण क्या हो जाएगा? ट्रिपल टाइम हो जाएगा और इसके कारण जो कार्बन एमिशन है वो हो जाएगा डबल टू 7.2
बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। सो ये जो डबल एमिशन है 7.2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल है एज पर दिस रिपोर्ट। और इसके अलावा सॉल्यूशन यहाँ पे बताया गया कि अगर सस्टेनेबल कूलिंग जो पाथवे है वो ग्रीन हो जाए, सो एमिशन यहाँ पर रिड्यूस हो सकता है कितना, 64% से। अगर हम यहाँ पर ग्रीन वेज को अडॉप्ट करें कूलिंग लेवल को इन्हांस करने के, जस्ट लाइक फॉरेस्टेशन करके और जितने भी इन्वायरमेंटल जो प्रोडक्ट्स है जो हार्मफुल है उन सबको अवॉइड करके, एंड लो एनर्जी सिस्टम्स को यूज़ करके, HFC रेफ्रिजरेटर्स पर बैन लगाकर, जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम है मेन ओजोन लेयर के, जो भी हार्मफुल हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है ओजोन लेयर का, ठीक है। सो डिकार्बनाइजेशन हमें करना है और उसके लिए ग्रीन इफेक्ट्स को यहाँ पर प्रमोट करना होगा और यही इस रिपोर्ट में बताया गया। सो दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए गए कि अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, कूलिंग लेवल इंक्रीज होगा, और करोगे तो ग्रीन के कारण कूलिंग लेवल यहाँ पर मेंटेन रहेगा और इन्वायरमेंट को हानि भी यहाँ पर नहीं होगी। दैट्स द पॉइंट्स ऑफ दिस रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the scheme approved by the Union Cabinet in November 2025 that provides 100% credit guarantee coverage to exporters? So अभी रिसेंटली हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन देखा था, उसी के तहत काम करता है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। और किसने इसका अप्रूवल यहाँ पे दिया है, यूनियन कैबिनेट ने, जिसके तहत 100% क्रेडिट गारंटी यहाँ पे दी जा रही है एक्सपोर्टर्स को, MSMEs को, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। सो यहाँ पे कौन दे रहा है ये गारंटी, NCGTC इस गारंटी को दे रहा है। कौन है ये, है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। एग्जीक्यूट कौन करने में लगा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है इस स्कीम को, द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। और इसके तहत 20,000 करोड़ का जो लोन है वो MSMEs को यहाँ पे दिया जा सकता है। उसकी जो 100% गारंटी, क्रेडिट गारंटी, वो NCGTC लेगा, जो भी एलिजिबल एक्सपोर्टर्स है इंक्लूडिंग MSMEs। सो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए फंड को अरेंज करने के लिए एक स्कीम, दैट इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, जिसके लिए 100% गारंटी दी जा रही है NCGTC के द्वारा, और इसे इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। बस यही इसके मेन पॉइंट्स है, ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। What is the name of the operation conducted by DRI? So DRI अगेन यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है। कौन है ये लोग, Directorate of Revenue Intelligence, and November 25 recently they launched a operation against a major gold smuggling syndicate in Mumbai। और यहाँ पर इन लोगों ने लॉन्च करा है ऑपरेशन बलियन ब्लेज, ठीक है, ऑपरेशन बलियन ब्लेज बाय द DRI। और इसके तहत मुंबई में जो गोल्ड स्मगलिंग की जा रही थी उसे डिसमेंटल यहाँ पे किया गया। बेसिकली इन लोगों ने क्या पाया, ये जो ग्रुप है ये स्मगल गोल्ड को मेल्ट करके ग्रे मार्केट में अनऑफिशियली से यहाँ पर बेच रहा था। एंड गोल क्या है स्मगलिंग का, इस ऑपरेशन का, ये जितने भी स्मगलिंग नेटवर्क है इन्हें डिसमेंटल करना। सो बस DRI का एक अदर ऑपरेशन आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन बुलियन ब्लेज। एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है कि पर्टिकुलर ऑपरेशन में से DRI का कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है, इस टाइप की क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है फॉर द DRI। चलिए DRI को डिस्कस करा है तो इनके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ऑपरेशन भी यहाँ पर आ जाएंगे। What is the name of the operation under the DRI recently seized hydroponic weed at Mumbai, and that is Operation Weed Out? Operation Weed Out DRI का है। मुंबई में DRI ने ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन गोल्डन स्विप, DRI का है। हाइड्रोपोनिक वीड के लिए ऑपरेशन वीड आउट, एंड ड्रग ट्रैफिकिंग इन दिल्ली, इसके लिए ऑपरेशन रेनबो चलाया इन लोगों ने। एंड हाइड्रोपोनिक वीड सेम ऑपरेशन वीड आउट। इलिसिट चाइनीज फायर क्रैकर्स के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल इन्होंने चलाया। एंड पाकिस्तानी ओरिजिन गुड्स का जो लीगल इंपोर्ट है उसे टारगेट करने के लिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट इन्होंने यहाँ पे चलाया है। ओवरऑल डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस किसके तहत ये काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत यहाँ पर यह लोग फंक्शन करते हैं। स्मगलिंग को कॉम्बेट करना इनका मेन गोल है। 1957 में इस बॉडी को यहाँ पे बनाया गया था। दैट्स ऑल। सो DRI के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए।
Moving on, the last question of the day. What is India's overall unemployment rate in the second quarter of 2025 for person aged 15 years and above? So इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम यहाँ पे देख रहे हैं. द थिंग इज फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में जो सेकंड क्वार्टर है 2025 का, उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहाँ पर डिक्रीज हुई है और 5.2% पर पहुंची है एज कम्पेयर टू 5.4 इन क्वार्टर 1. ठीक है, डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 5.4% स्टार्टिंग के 3 मंथ में 2025 के. देन अगेन जो सेकेंड 3 मंथ है उसमें 5.2% यहाँ पर रिकॉर्ड की गई. द एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया, द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. ओवरऑल यहाँ पर रूरल और अर्बन में जो कैटेगरी डिवाइड की गई है अनएम्प्लॉयमेंट की, रूरल में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.4% है, जबकि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर 6.9% रिकॉर्ड की गई जुलाई से सितंबर मंथ के बिटवीन. एंड यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 33.7% तक इंक्रीज हुई है. एंड ओवरऑल जो रेट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो स्लाइटली यहाँ पर 55.1% तक ये पहुंची है. ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट का जो ट्रेंड है विमेंस में और लेबर्स में हमें स्लाइटली इंक्रीज होने को देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल क्वार्टर वाइज और रूरल और अर्बन वाइज यहाँ पर रेट हमें फॉल होते हुए दिख रही है एज पर दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ठीक है, बस यही आपको इसके बारे में जानना है. सो आज इस सेशन को, अच्छा द थिंग इज इन रिपोर्ट्स को हाईलाइट किसने करा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का डेटा है ये है. ठीक है, नाउ इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे. एंड आज के लिए आपके जो क्वेश्चंस हैं एज अ क्विज रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड है, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे. एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. Till then, please do revision and take care. For more information, you can check the description box. Description box में जितनी भी information है वो सब mention है, उसे आप read कर सकते हैं. And thank you for watching.